नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे जानेंगे कि आगर जिले में 2 विधानसभा सीटें आती है। इस बार प्रत्याशी किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं। मतदान भी काफ़ी हुआ है और अब जो ये कहें कि परिणाम तो 3 तारीख को आएगा। सिर्फ विश्लेषण हम निकाल सकते हैं क्योंकि इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और काफ़ी कवरेज किया है, तो इनको दोनों विधानसभा का काफ़ी अनुभव है। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री मनीष मारू जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मनीष भैया, इस बार का चुनाव 2018 की तुलना में कैसा रहा? देखिए, अगर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चुनाव लड़ा गया है दोनों पार्टियों के द्वारा, प्रमुख रूप से दोनों पार्टियाँ आमने सामने थी और जो चुनाव ये लड़ा गया बहुत साइलेंट तरीके से लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की बात करें तो वो 2013 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, 2018 में सपाक्स से उन्होंने फॉर्म भरा था और अब वो जो है भाजपा के प्रत्याशी है। उनका कोई निजी विज़न नहीं है और उनका कोई विशेष योगदान नहीं है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उनको वोट मिलेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मिलेंगे और भाजपा की जो रीति नीति है और जो योजनाएं भाजपा द्वारा चलाई गई हैं जिसका लाभ सीधे जनता को मिलता है, उसका लाभ उनको मिल सकता है। अगर बात करें कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े की, तो वो लगातार जो है क्षेत्र में सक्रिय हैं, विधायक हैं 3 साल से विधायक है और लंबे समय से यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। उनका भी दावा है कि एक भी जो है पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने कोई विकास नहीं किया और सतत लोगों से संपर्क में रहे हैं। और अगर ये बात करें अपन सुसनेर विधानसभा की, तो वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी से विधायक जो हैं, जो निर्दलीय चुनाव जीते थे, राणा विक्रम सिंह, उनको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया और भैरू सिंह परिहार, जिनके बेटे जो है महेंद्र सिंह परिहार पिछले चुनाव में वहाँ पर हार गए थे, उनके पिता जो है भैरू सिंह परिहार को वहाँ पर जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा और वो चुनाव काफ़ी कश्मकश भरा है क्योंकि वहाँ पर एक जो है निर्दलीय उम्मीदवार जीतू पाटीदार, उनके द्वारा भी काफ़ी ताल ठोककर मैदान में जो है डटकर उनने मुकाबला किया और काफ़ी अच्छा उनका भी प्रदर्शन रहा। अब ये देखना है कि मतदाताओं को कितना प्रभावित वो कर पाए और कितने वोट अपनी झोली में वो लेके आते हैं। इनका जो है जीतू पाटीदार को कितने वोट मिलते हैं, वो जीतते हैं हारते हैं, इस पर बहुत जो है मतलब निर्भर करेगा परिणाम कि जितने वोट जीतू पाटीदार लाते हैं वो कौन सी पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, क्योंकि काफ़ी संभावनाएँ हैं कि जीतू पाटीदार को काफ़ी अच्छे वोट वहाँ पर मिल सकते हैं। और जो है राणा विक्रम सिंह लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। पिछली जो है उनकी 3-4 पीढ़ी क्षेत्र में जो है राजनीतिक क्षेत्र में रही है और लंबे समय से क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए हैं। भैरू सिंह परिहार बाहर के हैं, कांग्रेस से हैं, लेकिन इस बार जो है बदलाव की बयार भी वहाँ पर देखी गई है। तो संभावनाएं जताई जा रही है कि जो है भैरू सिंह परिहार का पलड़ा काफ़ी भारी है और राणा विक्रम सिंह ने भी बराबर से जो है टक्कर दी है। और परिणाम क्या होंगे ये तो अब ईवीएम में कैद है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन चुनाव बहुत दिलचस्प हुए हैं और काफ़ी जो है यहाँ के चुनाव के परिणाम प्रदेश स्तर तक भी असर दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर विधानसभा अगर कांग्रेस जीतती है तो सरकार प्रदेश में भाजपा की बन जाती है, अगर भाजपा का विधायक जीतता है तो कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन जाती है। इस तरह की भी कुछ मिथक ऐसी भी हैं कि एक जो है विधायक लगातार दूसरी बार यहाँ से विजयी नहीं हुआ है। तो ये भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो परिणाम को प्रभावित कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, देखते हैं आगे क्या। मनीष भैया, अगर चुनाव पहले तो ये कहें कि स्थानीय बाहरी का मुद्दा आया, फिर उसके बाद में ये कहें कि विकास का मुद्दा है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए फिर वो सामाजिक स्तर पर आए। मधु गहलोत को लेकर ये कहें कि एक मालवी समाज की बैठक भी हुई थी और उनके वोट नहीं देने को लेकर एक शपथ भी ली गई थी, क्या उसका असर क्या रहेगा? देखिए, चुनाव में ये सारी चीज़ें होती है, कोई नाराज़ रहता है, कोई खुश रहता है, हो सकता है कि उसको लेके लोगों में नाराज़गी हो। तो एक मालवी समाज के कुछ लोगों द्वारा मीटिंग करने से अपन ये नहीं कह सकते कि पूरा मालवी समाज उनके खिलाफ रहा होगा या उनको मत नहीं मिले होंगे, मालवी समाज के मिल सकते हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो चारों उम्मीदवार ऐसे थे जो पहले जो भाजपा के उम्मीदवार हैं दोनों, वो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके थे, दोनों हार गए थे, और जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं वो तो कांग्रेस के हैं ही। तो अगर मतदाताओं का ये कहना है कि चारों प्रत्याशी जो हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिला, कांग्रेस से आए हुए लोगों को जो है टिकटें दी गई, तो ये इन चीज़ों का भी प्रभाव जो है मतदाताओं के दिमाग पर असर डालता है, काफ़ी प्रभावित होते हैं चुनाव इससे। अच्छा, एक और चीज़ देखिए कि जब नरेंद्र मोदी जी जब आचार संहिता लगी थी, जब उनकी कई सभाएं भी हुई, जब उन्होंने कोई शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनी योजना का कहीं जिक्र नहीं किया, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए और उन्होंने उनकी सभा से लाडली बहना ये चली, क्या असर करेगी लाडली बहना?
देखिए, लाडली बहना योजना का सीधे तौर पर महिलाओं को लाभ मिला, उनके खातों में पैसा गया। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनकी खुद की भी इतनी योजना है कि उन्हें किसी दूसरी योजना का जिक्र करना ज़रूरी नहीं लगा होगा। वो उनका खुद का भी एक फेस है और खुद भी प्रभाव सीटों पर डालते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन जनता एक तरह से अगर ये माने अपन तो जो है वो उनसे ऊब चुकी है। इसका मतलब ये है कि लगातार एक ही एक चेहरा है, लगातार वही योजनाएं काम कर रही हैं। चुनाव के जस्ट पहले 4-5-6 महीने पहले जो है लाडली बहना योजना आ जाती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि स्टंट है मतदाताओं को, महिला वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अब ये योजनाएं आगे कब तक चलती हैं नहीं चलती हैं, किसकी सरकार बनती है, योजनाओं पर क्या असर डालती हैं, ये सब भविष्य की बात है। अच्छा, किसानों का जो कर्ज माफ़ी, ये कहे कि अगर मान लो जिले में 2 लाख का कर्ज माफ़ी हुआ है, वो कांग्रेस ने कहने के ग्रामीण स्तर तक, बूथ स्तर तक उस चीज़ को भुनाने का काम किया है। क्या कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, क्षेत्र में जब कमलनाथ की सरकार आई थी और उस समय किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, हमने ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात की, उनके सर्टिफिकेट देखे, उनके खाते देखे, बैंक अकाउंट देखे, उन्हें लाभ मिला है। अब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहें कि मिला नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन मिला 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख, 1,90,000, 1,80,000 तक के लोगों के यहाँ पे कर्ज माफ़ हुए, और उसका जो है सीधा प्रभाव कांग्रेस को उसका मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसका बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारे साथ में हमारे एक और हमारे पत्रकार साथी हैं, इनको भी काफ़ी ये कहें कि काफ़ी ग्राउंड पे इन्होंने रिपोर्टिंग की है और लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस बार का जो चुनाव और उपचुनाव, दोनों चुनाव आपने कवर किया, 18 भी किया था, क्या अंतर लगा इस बार? इस बार क्या है कि चुनाव में देखा जाए तो मुद्दे काफ़ी रहे हैं, परंतु अपने अगर विधानसभा की बात करें तो मधु गहलोत ने कोई ऐसा बड़ा काम, यहाँ पर 18 सालों से रहे हैं, जनसंपर्क में रहे हैं, पर कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा था। पर जब भी वो वहाँ पर जनता से मिले हैं तो उन्होंने केंद्र सरकार के जो योजना है उनके बारे में बताया, अपने मध्य प्रदेश सरकार की योजना है बारे में उनको बताया, और एक हिंदूवादी फैक्टर भी चला है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सिर्फ यह चीज़ अगर उम्मीद बात करें तो जो लाडली बहना योजना है उसका लाभ काफ़ी मिल सकता है। और कांग्रेस से विपिन वानखेड़े की बात करें तो इन्होंने जो 3 साल में कार्य किया है अपने यहाँ आगर विधानसभा में विधायक रहे हैं और अभी उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। तो आगर ज़िले की बात करें तो आगर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्ज माफ़ी जो हुई, किसान कर्ज माफ़ी, वो आगर ज़िले में सबसे ज़्यादा हुई है। तो इसका लाभ विपिन वानखेड़े को ज़रूर मिलेगा, और उन्होंने जो 3 साल में यहाँ पर कार्य किया है वो कार्य का भी लाभ विपिन वानखेड़े को मिलेगा। कांटे की टक्कर आगर विधानसभा है। बताएं कि आपको जब जिस रोज़ लास्ट प्रचार था कि आखिरी जो प्रचार का दिन था, 5 बजे तक का समय था, उसके बाद ये प्रचार थम गया था। उसके बाद आपको बताऊं कि संघ सक्रिय हो गया था। बीजेपी में सबसे बड़ी बात है कि संघ सक्रिय होना मतलब घर घर जाकर वो संपर्क करता है और गुप्त तरीके से संपर्क करता है। तो कहीं ना कहीं आगर विधानसभा सीट कांटे की टक्कर देखने को आखिरी अंतिम दौर में मिली है। तो अब तो ये परिणाम 3 तारीख को बताएगा कि क्या यहाँ पर रहेगा नतीजा, परंतु फैक्टर दोनों का चला है। कांग्रेस का कर्ज माफ़ी चला है, और बात करें तो लाडली बहना योजना का भी लाभ काफ़ी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जो लाडली बहनाओं के जो खाते में पेमेंट आया है तो उस प्रकार से जो कि एक तरफा महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत है वो ज़्यादा हुआ है, तो लगता है कि भाजपा को इसका लाभ जरूर मिलेगा। अपनी जो विधानसभा ये क्या ग्रामीण क्षेत्रीय विधानसभा है, कांग्रेस का था जो गैस सिलेंडर वाला था, और बीजेपी ने, हालांकि वो सब्सिडी आती है, कई को खाते में पहुंची है, कई लोगों को नहीं पहुंची है। तो जब अपने लोगों से बात हुई तो इनका कई सारी चीज़ें आई कि जब हमने बोला है तो अभी पैसा नहीं डाला है, पैसा पूरा देना पड़ रहा है गैस की टंकी का। कांग्रेस का ये फैक्टर काम करेगा? हाँ जी, बिल्कुल, ये भी करना कांग्रेस को भी इसका लाभ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो योजनाएं सरकार ने ज़रूर चला रखी है पर धरातल पर वो योजनाएं पहुंच नहीं पा रही है। सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी में भी क्या है कि जिस प्रकार से सब्सिडी मिलना चाहिए लोगों को मिल नहीं रही है। बात करें अगर सामान्य वर्ग की, अगर उनको 48 रुपये सब्सिडी पहला आती थी पर धीरे धीरे वो सब्सिडी भी बंद हो गई, तो वो बंद होने का क्या कारण है और क्यों नहीं सब्सिडी आ रही है, ये धरातल पर योजनाएँ पहुँच नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ
लाभ भी सरकार को ज़रूर मिलेगा, अपने कांग्रेस सरकार को ज़रूर मिलेगा। और जो कांग्रेस के नेता हैं ये घर घर गए हैं, उन्होंने जो इनकी योजनाएं चली थी उस टाइम 15 महीने की सरकार थी, उस योजनाओं में जो जो कार्य हुए हैं और जो कार्य बाकी रह गए हैं, तो उस हिसाब से हमने फील्ड में घूमे हैं। जिस रोज़ मतदान हो रहा था हम सारी दूर गाँव संपर्क किया, हमने ग्रामीणों से भी मिले हैं, किसानों से भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार परिवर्तन की लहर जरूर नजर आती है ग्रामीण। जावेद भाई, इस बार ये कहें कि युवाओं में भी काफ़ी उत्साह देखा गया, लेकिन आगर की अगर बात की जाए तो उद्योग के क्षेत्र से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोई अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, पॉलिटेक्निक ये कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये वाला मुद्दा भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ये मुद्दा ज़रूर चलेगा युवाओं में, जो कि सोचा युवाओं की जो पहली बार जो मतदान कर रहे हैं उन युवाओं को एक तो सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज था, लॉ कॉलेज भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो नए युवा है जुड़े हैं तो उनको ये ज़रूर वो चाहेंगे कि इस मुद्दे पर, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार तो है नहीं, आप खुद भी जानते हैं, यहाँ पर आप भी फील्ड में घूमते हैं, रोज़गार यहाँ पर नहीं है। रेल लाइन एक टाइम यहाँ पर थी जो उज्जैन से आगर नैरोगेज रेल चलती थी, पर ये विधानसभा में ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं होता क्योंकि रेल लाइन का मुद्दा। परंतु शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने घोषणा करी थी कि आगर में अगर विधानसभा सीट आती है तो रेल भी मामा जी ही लेकर आएंगे। तो कहीं ना इसका भी थोड़ा असर दिखेगा, परंतु आम जनता बहुत आजकल समझदार है और आपके जो चुनाव हुआ वो काफ़ी साइलेंट चुनाव हुआ है। हिंदू सिंह जी कोई बताने के लिए राज़ी नहीं है। कोई अगर कांग्रेस के व्यक्ति जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम कांग्रेस की तरफ हैं, कोई जाते हैं बीजेपी, स्वागत सबका होता है, परंतु साइलेंट आपके चुनाव हुआ है। तो ये तो परिणाम जो कि 3 तारीख को 3 दिसंबर को आने वाला है उसमें ही पता लगेगा कि क्या होगा, पर मुकाबला कांटे की टक्कर का है। अच्छा, सुसनेर और आगर विधानसभा दोनों क्या लगती है? देखिए सुसनेर में त्रिकोणीय मुकाबला है। राणा विक्रम सिंह जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं, पिछली बार विधानसभा चुनाव वह जीते थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो और भैरू सिंह परिहार हैं जिनके पिछली बार कांग्रेस से टिकट उनके बेटे को मिला था और अब के उन्हें टिकट मिला कांग्रेस से। और पर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जीतू जो कि पाटीदार हैं वो वहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी एक दमदारी से चुनाव उन्होंने लड़ा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा, पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही कहा। निर्दलीय जो उम्मीदवार है जीतू पाटीदार ने ये कहें कि काफ़ी एक मजबूती से जिस हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए था निर्दलीय को, उस हिसाब से उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको कहीं ना कहीं जनता का समर्थन भी मिला, रैलियों में मिला और सब दूर हमने देखा। ये तब मतदान भी हो चुका है, तो 3 तारीख को पता चलेगा कि जीतू पाटीदार निर्दलीय के रूप में कितने वोट लाते हैं। हमारे साथ में हमारे साथी हैं समरत सिंह और इन्होंने भी काफ़ी कवरेज किया, लंबे समय से ये क्षेत्र में सक्रिय है। इस बार क्या लगता है कि आगर और सुसनेर समीकरण क्या लगता है? देखिए, फिलहाल तो आगर जिले की दोनों विधानसभा के कुल 17 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी हैं। अब ये तो 3 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन आगर विधानसभा की बात करें तो जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी मारू ने बताया है कि यहाँ पर सीधी दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशी के आमने सामने, क्योंकि यहाँ तीसरा विकल्प नहीं है। तो रही बात है यहाँ भाजपा के प्रत्याशी मधु गहलोत की, क्योंकि अपन भाजपा प्रत्याशी में पहले इसलिए बात करूँ हिंदू सिंह जी, क्योंकि ये गढ़ है भाजपा का, ये कह सकते हैं कि संघ की नर्सरी है। तो सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी की बात करेंगे, मधु गहलोत 2013 में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। 2018 में वो सपा से चुनाव फॉर्म डाला था, लेकिन फिर उन्होंने स्वर्गीय नेता मालवा क्षेत्र के बड़े नेता थे मनोहर जी ऊंटवाल, उनके समर्थन में चले गए थे और जो 23 में उनको पार्टी ने टिकट दिया है। आगर विधानसभा भाजपा गढ़, लेकिन 2020 के फिर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में यहाँ कांग्रेस के जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे NSY के विपिन वानखेड़े, उन्होंने इस गढ़ को धराशायी करके मनोज बंटी ऊंटवाल को हराकर 1998 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक केंद्र जो कि एक चुनावी शोर रहता है, वो चुनावी शोर से जो मतदाता है आगर विधानसभा को काफ़ी दूर रहे हैं। फिर मधु गहलोत ने जो कि यहाँ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनकी एक कानड़ में सभा होना, लेकिन कहीं ना कहीं देखे गए तो उससे केवल कार्यकर्ता तक ही वो सीमित रह गई। वो जो उनके जो कानड़ में नगर शो था, कहीं ना कहीं मतलब एक जनता उससे जुड़ नहीं पाई, सफल नहीं हो पाए। तो उससे अपन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आगर विधानसभा की क्या स्थिति। अगर बड़ौद क्षेत्र की बात करें तो इस बार केवल आगर विधानसभा ही परिवर्तन की लहर रहे, तो बड़ौद क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार एक झटका लग सकता है, एक अनुमान अपना कह सकते हैं। फिर रही बात यादव पट्टी की, बात कर रहे थे, यादव समाज का भी वोट बैंक इस विधानसभा में एक, क्योंकि शिक्षित समाज है और बहुत मतलब अपन मान सकते हैं। तो जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके बाबूलाल यादव, वो एक
यादव समाज से आते बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं यादव समाज की वोट भी 50-50 इस बार होने की संभावना है, क्योंकि भाजपा ने भी इस बार यादव वोट गेम खेलने के लिए ये अपना एक डैम बापचा डैम है जो बापचा बांध मंजूर करवा लिया है। तो सुसनेर की बात करूँगा मैं, तो सुसनेर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि भाजपा से जो राणा विक्रम सिंह 2018 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीते थे, इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट ली। 5 साल उन्होंने हालांकि विकास किए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके समर्थकों से क्षेत्र की जनता काफ़ी नाराज़ थी। तो कई गांव में से एक विरोध का सामना भी करना पड़ा उनको। फिर कांग्रेस के जो 2018 में चुनाव लड़े महेंद्र सिंह परियार, उनके पिताजी भैरव सिंह परियार क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, हालांकि बाहर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल लगातार सुसनेर विधानसभा में समय दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी एक छवि धूमिल छवि बना रखी थी, बापू थोड़ा सा तस्करी गैंग से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार के जो आरोप लगते थे। तो उन्होंने सुसनेर विधानसभा में लगातार 5 साल तक संघर्ष करा और कहीं ना कहीं मतलब ये छवि उनने क्लियर कर ली कि मैं मतलब एक क्षेत्र में जन नेता के रूप में उभरे और पार्टी से टिकट दिया, और वो चुनाव लगभग यूँ कह सकते हैं पलड़ा भारी है। क्यों, क्या लगता है दोनों सीटों पे क्या लगता है? ये तो अब 3 तारीख को ही रिजल्ट पता पड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुसनेर और आगर में कहीं ना कहीं एक कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बात है, तो परिवर्तन को लेकर भी एक कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अच्छा, लाडली बहना कहीं असर? सुसनेर विधानसभा की बात करें तो करीब 85,000 मतदाता लाडली बहना है। तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि लाडली बहना का जिक्र जैसे ही अभी 3 महीने पहले ही योजना चालू हुई है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा इसका असर लाडली बहना का पड़े। ये थे हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री मनीष मारू जी, जावेद भाई और समरथ जी, जिन्होंने अलग अलग जो ग्राउंड पे इन्होंने रिपोर्टिंग की, वो सभी एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी के दर्शकों के सामने मतलब यहाँ तक हम पहुँचाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। और क्या होगा वो तो आने वाली 3 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन ये थी हमारी चुनावी विश्लेषण चौपाल एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी की। आप देखते रहिए हिंदू सिंह यादव के साथ।